हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। 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 रख दे। हाँ सर जी करो जी ज्वाइन। हाँ जो मैं लिंक भेजे ना छोटा जिहा ਤੁਹਾਨੂੰ बाद लिंक भेजे करो ਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਹੁਣ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੀਪੀਟੀ ਇਸ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। हाँ जी सर करिए चालू फिर। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਐਂਟਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक है जी करो स्टार्ट। Welcome to all participants. I am sorry, some problem was in the network. So I am also now discussing about the transformer. Now what is the transformer? Transformer is a static machine which convert the voltage from one level to another level. Transformer एक वो खड़ी मशीन है ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਡੀਆ what is the frequency of India power system? 50 hertz. Some country have 60 hertz, some country have 55 hertz, but India has the frequency 50 cycles per second. Transformer is a dead machine which not converting the frequency, only the voltage level. Transformer वो machine है ਜਿਹੜੀ voltage ਦੇ level ਨੂੰ ਇੱਕ level ਤੋਂ ਦੂਜੇ level ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ frequency ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। Transformer what are types of the transformer? According to voltage ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ट्रांसफार्मर स्टैप अप और स्टैप डाउन होंदा जी। अकॉर्डिंग टू फेजेस ट्रांसफार्मर इज 1 फेज और 3 फेज। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या, ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं हम लोग। क्योंकि हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन है वो बहुत दूर पहाड़ों में होते, हाइड्रो स्टेशन जो है वो पहाड़ में लगे होते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ वहाँ चलाते हैं। जो थर्मल पावर स्टेशन जो कोयले से चलते हैं वो भी लोड सेंटर से बहुत दूर होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो कंज्यूमर को सप्लाई चाहिए वो जनरेटिंग स्टेशन से बहुत दूर होती है। जब सप्लाई हम कंज्यूमर को देना होता है तो हम क्या करते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन पर जो वोल्टेज जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है वो 11 केवी 11 केवी कर रहा है। 11 केवी से आगे हम पावर ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन पे लगाते हैं। उस वोल्टेज को या तो 132 केवी या 220 केवी या 400 केवी को पर कन्वर्ट करते हैं और उसको कंडक्टर के जरिए टावर्स पर लगाकर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर हम लोग लोड सेंटर पर ले जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सब स्टेशन आता है, उसमें दोबारा फिर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर से उस ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज है उसको 60 केवी 66 केवी या 33 केवी या 11 केवी में कन्वर्ट करते हैं। और जो 60 केवी होती है वो आगे फिर छोटे बिजली घर छोटे सब स्टेशन पर जाती है। वहाँ 60 केवी से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर हम 11 केवी वोल्टेज जड़ी है वो डाउनलोड कर लेते हैं। हम जो 11 केवी है वो दूर दूर घरों को फैक्ट्रियों को वो 11 केवी लाइन से जिसको फीडर बोलते हैं, वो फीडर जो है वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लगातार चलता है। और उस फीडर पर 11 केवी पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है एज इट इज नेम टेल्स, it is it distributes the power to the consumer, to the factory, to the office। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 230 वोल्ट सप्लाई और वर्कशॉप जहां मशीनरी चलती है 3 फेज मोटर चलती है उसको उसको ये 400 वोल्ट सप्लाई देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो दो तरह की वोल्टेज देता है, एक 400 वोल्ट फेज टू फेज और एक सिंगल फेज वोल्टेज में एक फेज और न्यूट्रल होती है जिसकी वोल्टेज 230 वोल्ट होती है, वो जो रेजिडेंशियल लाइट लोड के लिए चलती है। आगे जे अकॉर्डिंग टू लेमिनेशन जो ट्रांसफार्मर की कोर बनती है वो लेमिनेशन की बनती है। जो लेमिनेशन है वो 0.35 mm थिक होती है। ये लेमिनेशन के अकॉर्डिंग टू ये कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप 3 प्रकार का होता है। ये कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप से जो कोर टाइप है वो ट्रांसफार्मर हम जो कोर टाइप है वो है कोर में एक प्राइमरी हम सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ पर सेकेंडरी से सप्लाई हम लेते हैं। वो होती है जो कोर है और ये कोर का जो मटेरियल है ये सिलिकॉन। ये मैं आपको आगे जाकर थोड़ा डिस्कस करूंगा। इसमें एक हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। सा उसको कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील जो यूज करते हैं कोर बनाने के लिए। और जो कोर है वो लेमिनेटेड पत्तियों की बनती है। पत्तियों की इसलिए बनाई जाती है, इसमें एडी करंट होता है, एडी करंट पैदा हो जाता है जो कोर में बहुत हीट पैदा कर देता है, बाइंडिंग को जला देता है। इसलिए कोर को एडी करंट कम करने के लिए ये इसको लेमिनेट करना पड़ता है। और ये जो इसमें एक प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी बाइंडिंग है जो वो चलती है। इसके आगे
पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स जो है, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है लैमिनेटेड कोर। कोर के बारे में हम लोग आपको बता दिया है कि ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इस पर जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, ये वाइंडिंग कोर पर हम लोग रैप करते हैं, और प्राइमरी वाइंडिंग नीचे करेंगे जहाँ ऊपर करेंगे, और दूसरी साइड पर उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग क्या वाइंडिंग है, जिसको हम सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग है, और जिस जिस साइड से हम सप्लाई लेते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और वाइंडिंग वाइंडिंग किसकी होती है, जो सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर की होती है। इस पर जो जितनी भी वायर की वाइंडिंग होती है उस पर एनेमल चढ़ी होती है, और कॉइल बनाकर हम लोग इसको वाइंडिंग को करते हैं। आगे मेन टैंक। मेन टैंक जो है, इसमें ट्रांसफार्मर की कोर रखी होती है, और कोर रखकर कनेक्शन करते हैं, और उस टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल को भर देते हैं। जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये एक हमारे पास होता है मिनरल ऑयल। ये मिनरल ऑयल जो है, ये इसके दो काम है। वन इज द कूलिंग ऑफ द वाइंडिंग, कूलिंग ऑफ द कोर, एंड अदर टू प्रोवाइड द एडिशनल इंसुलेशन। ये जब ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो तेल में डूबी रहेगी तो उसको एडिशनल इंसुलेशन प्रदान होती रहेगी। साथ के साथ कोर जो है जब गर्म होती है तो उसको ठंडक मिलेगी तेल से, और दूसरा उसकी जो इंसुलेशन है वो बनी रहती है ट्रांसफार्मर ऑयल। आगे जैसा कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। इस टैंक में हम तेल जो और जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है और इसमें जो हीट पैदा होती है, तब जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो फैलता है, स्प्रेड होता है। तो जब फैलता है तो वो तो ये तेल जो है वो कंजर्वेटर टैंक में जो जितना आधा आधा हिस्सा है उसमें वो वो ऊपर चला जाता है। जब ट्रांसफार्मर दोबारा ठंडा होता है तो तेल जो है नीचे आ जाता है। इसलिए अपने ट्रांसफार्मर तेल का लेवल जो है वो कंजर्वेटर टैंक में आधा रहेगा, और जब तेल ऊपर चलता है, फैल जाता है, तो कंजर्वेटर टैंक में एक ब्रीदर लगा होता है। कंजर्वेटर टैंक की हवा जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जब तेल ठंडा हो तो नीचे आता है, तो दोबारा हवा ब्रीदर के लिए राही उसमें कंजर्वेटर में आ जाती है। आगे है जी बक्कल रिले। बक्कल जो रिले है, ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के विचकार लगी होती है। इसका क्या काम है, जब ट्रांसफार्मर में कुछ नुक्स पड़ता है, कोई फॉल्ट पड़ता है, तो ट्रांसफार्मर के तेल में बहुत सी गैस जो है प्रोड्यूस होती है। जो गैस है वो ऊपर को चलेगी। जब ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से गैस ऊपर को जाती है तो वो कंजर्वेटर की ओर में जाएगी, और रास्ते में बक्कल रिले लगी हुई है। बक्कल रिले जो है उसके दो कंटेक्ट होते हैं, और वो अपने जैसे थर्मोस्टेट होता है ना, वैसे जब जब गैस बीच में उससे क्रॉस करेगी तो वो जो कंटेक्ट है उसको कनेक्ट कर देती है। जब कंटेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे तो एक तो सब स्टेशन में पता चलेगा कि अलार्म चलेगा, और कुछ सेकंड बाद वो ट्रांसफार्मर को ट्रिप भी कर देती, बंद कर देती है। आगे है जी ब्रीदर। ब्रीदर ट्रांसफार्मर की कंजर्वेटर पे लगा होता है। एक पाइप के बाद एक पॉट होता है, पॉट में सिलिका जल भरा होता है। जब ट्रांसफार्मर से हवा जो गैस है बाहर निकलती है तो निकलती रहेगी, जब अंदर जाएगी तो जो ताजी हवा एटमॉस्फेयर से ब्रीदर के बीच से जाएगी वो सिलिका जल को वो क्रॉस करके जाएगी। सिलिका जल की ये प्रॉपर्टी है कि सिलिका जल जो हवा में नमी होती है ना, उसको उसको वो चूस लेता है। जब सिलिका जल का कलर जो होता है वो ब्लू नीले रंग का होता है। जब सैचुरेटेड हो जाता है, ज्यादा पानी
सिलिका जल में आ जाता है तो उसका कलर जो है वो गुलाबी हो जाता है, पिंक। हम लोग सिलिका जल को कभी कभी चेक करेंगे तो जब उसका कलर जो है गुलाबी हो जाएगा तो हम सिलिका जल पॉट से निकाल कर उसको गर्म करके ड्राई करेंगे, या फिर उसको धूप में सुखा लेंगे, और सूखने के बाद वो उसका कलर फिर दोबारा ब्लू हो जाएगा तो हम पॉट में डालकर बंद कर देंगे। ये जैसे कोई आदमी जैसे सांस ब्रीथ करता है, साह लेता है, हवा अंदर लेता है, वो फिर उसको बाहर निकालता है, ब्रीदर का काम जो है वो भी ट्रांसफार्मर में ऐसा ही है। आगे है रेडिएटर जी। रेडिएटर जो ट्रांसफार्मर में होता है, आसे पास जो कूलिंग डक्ट लगी होती है, कूलिंग पाइप लगी होती है, वो ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बता देती है। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ट्रांसफार्मर का ज्यादा होगा उतना उसको एटमॉस्फेयर से हवा ज्यादा लगेगी, और हवा ज्यादा लगेगी तो वो उसको जो कूलिंग डक्ट है उसमें तेल है उसको ठंडा करेगी। वो जो ठंडा तेल है वो टैंक पर जाएगा, और जो गर्म तेल है वो ऑटोमेटिक कूलिंग ट्यूब में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ही वो कूल होता जाएगा, ठंडा हो जाएगा तेल, वो ट्रांसफार्मर में जाना शुरू हो जाएगा, और जो गर्म तेल है वो कूलिंग डक्ट में आना शुरू हो जाएगा। वो सर्कल चलता रहता है। जितना देर ट्रांसफार्मर में हीट पैदा होगी, तेल गर्म होगा, वो कूलिंग पाइप में आता रहेगा, कूलिंग पाइप में ठंडा होगा, और उसके बाद वो अपने गर्म गर्म जो है कूलिंग डक्ट में आता रहेगा, और जो ठंडा है वो कूलिंग डक्ट से जाता रहेगा। वो आगे है, देखो ये ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर की अपने स्नैप आ, इसमें हम नीचे से चलेंगे। ये ट्रांसफार्मर जब लगाते हैं इसको सबसे नीचे ये अर्थ किया होता है, जो बॉडी है ट्रांसफार्मर की, इसको अर्थ कर देते हैं। जब फॉल्ट पड़ जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। उसके बाद आउटलेट ड्रेन, ये तेल को बाहर निकालना हो तो आउटलेट ड्रेन जो है उसके उसके राही हम लोग जो तेल है उससे निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हील। ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह से पर ले जाना होगा तो ट्रांसफार्मर को व्हील के जरिए इधर उधर ले जाना पड़ता है। कूलिंग ट्यूब्स के बारे में हम लोग ने आपको बता ही दिया है। ये तेल को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर का एरिया बढ़ाने के काम आती है और तेल को ठंडा करती है। ये नेम प्लेट है। नेम प्लेट पर लिखा होता है कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कौन से है, ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है। आगे है जी टैप चेंजर। जब ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है तो ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है। जब कम वोल्टेज होती है तो हम टैप चेंजर से उसको बढ़ा सकते हैं। ये जो टैप चेंजर है इसकी वाइंडिंग में से वक्त टर्नों से वो जो टैपिंग बार खड़ी होती है, वो टैपिंग जो है जब हम चेंज करते हैं तो वोल्टेज उससे या कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जब ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं होता तो उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है, हम टैप चेंजर से वोल्टेज को कम कर सकते हैं। आगे टेम्परेचर गेज। ये टेम्परेचर गेज जो है ये ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बताती है कि ये ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल पड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर जो है कितना है। उसके बाद ऊपर में चला है ऑयल एक्सप्लोजन वेंट। ये सर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक एक्सप्लोजन वेंट रहता है, उसमें प्लास्टिक का टुकड़ा जो है उसको लगा देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ट्रांसफार्मर में बहुत जबरदस्त फॉल्ट बैठ जाता है। जब ज्यादा फॉल्ट पड़ जाएगा तो ट्रांसफार्मर में एकदम गैसें उत्पन्न होगी। जब गैसें उत्पन्न होगी तो वो ट्रांसफार्मर, जब ये एक्सप्लोजन वेंट नहीं लगा हुआ तो ट्रांसफार्मर के टैंक को वो फोड़ देगी। उसको बचाने के लिए ये ट्रांसफार्मर पर अपने एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है। वो इसके जो रबड़ या गैस कट लगाया हुआ है, जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो फट जाता है और गैस जो बीच बीच में टैंक में बनी होती है वो बाहर निकल जाती है। उसके दूसरे पासे जो बक्कल रिले लगी हुई है, बक्कल रिले के ऊपर प्रेशर लीक डिवाइस लगा हुआ। जब कई बार इसमें बक्कल रिले में गैसें आ जाती है तो हम लोग उस गैस को बाहर निकाल सकते हैं।
ऑयल इनलेट वाल्व। ऑयल इनलेट वाल्व से हम लोग ट्रांसफार्मर में तेल डाल सकते हैं। ब्रीदर, ब्रीदर के बारे में आपको बता ही दिया है। ये ट्रांसफार्मर में सांस लेने का और बाहर निकालने का काम करता है। आगे चलता है कूलिंग सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कूलिंग कैसी होती है? नंबर 1 में है नेचुरल कूलिंग। नेचुरल कूलिंग है ये जो ट्रांसफार्मर छोटा होता है ना, तो कम से कम 20 MVA, 20 केवीए या 25 केवीए छोटा ट्रांसफार्मर जो होता है, उसको हम एयर में ही पड़ा रहने देते हैं और एटमॉस्फेयर की एयर से वो ठंडा होता रहता है। इसके आगे आएगा ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। इस ट्रांसफार्मर के टैंक में हम लोग जो ट्रांसफार्मर तेल डालते हैं, वो तेल से और एटमॉस्फेयर की जो हवा है उससे ठंडा होता रहता है। इसके बाद में तीसरी किस्म है जो ऑयल नेचुरल एयर फोर्सड कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑयल नेचुरल, ऑयल जो है वो बीच में पड़ा हुआ है और उस ट्रांसफार्मर के अपने साइड पर पंखे लगा देते हैं। जो पंखे है वो कूलिंग डक्ट पर हवा को चलाते हैं और कूलिंग डक्ट पर जो तेल होता है कूलिंग डक्ट में, उसको ठंडा करते रहते हैं। जो ठंडा तेल है वो ट्रांसफार्मर की बॉडी में चला जाएगा और जो गर्म तेल है वो ऑटोमेटिकली कूलिंग डक्ट में आता रहेगा और पंखे चलते रहेंगे। और जो सिस्टम जो ट्रांसफार्मर का जो हीट पैदा हो रहा है बीच लोड के कारण, वो अपने हीट जो है वो ऑटोमेटिक पंखे जो ट्रांसफर कर देंगे। एक इससे आगे है ऑयल फोर्सड एयर फोर्सड कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑयल फोर्सड का मतलब है जो ट्रांसफार्मर में बड़े ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं ना, पावर ट्रांसफार्मर, उसमें एक मोटर लगा लेते हैं और मोटर से क्या होता है, ट्रांसफार्मर तेल वो कूलिंग डक्ट में आता है और डक्ट से ट्रांसफार्मर में जाता है। वो लगातार तेल जो है सर्कुलेट होता रहता है। वो उसके बाद साथ ही साथ एयर फोर्सड पंखे भी बाहर लगे रहते हैं। जो कूलिंग ट्यूब है उस पर पंखे लगे हुए हैं। जो तेल कूलिंग डक्ट में आता है ऑयल पंप से, वो ठंडा हो जाता है, वो ट्रांसफार्मर के टैंक में चला जाता है। जो गर्म तेल है वो कूलिंग मोटर जो है अपने ट्रांसफार्मर की लगी हुई जो सर्कुलेट करने के लिए वो तेल को दोबारा कूलिंग ट्यूब में भेजती रहती है और उससे हवा जो पंखों की हवा है उसको ठंडा करती रहती है और तेल जो है वो टैंकी में जाता रहता है। ये जो 4 किस्में हैं वे है कूलिंग की। इसमें एक और फिगर और रह गया मेरे पास। हम जो ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं उसकी जो पावर होती है वो केवीए में होती है, किलोवाट में नहीं होती। ट्रांसफार्मर हमेशा किलोवाट में नहीं होगा, केवीए में होगा। केवीए में क्यों होगा आपको पता होगा, किलोवाट इज इक्वल टू केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। हमारे पावर सिस्टम में पावर फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंस फिगर है कि जितना लोड चलता है उसका पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर क्या है? द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज करंट विचला कोसाइन द कोण। ये जो कोण है ना, ये मैं आगे जाकर थोड़ा और फिर आपको समझाऊंगा। ये आपने ये तो सुना होगा, आप लोग सभी टेक्निकल बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं और पावर फैक्टर में सुना होगा। हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग एक ट्रांसफार्मर 100 केवीए का लेते हैं। 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पर कितना लोड पा देंगे वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। मान लो 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पर कितना को लोड पाएंगे, KW इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। हमारी केवीए 100 केवीए और हमारा जो पावर फैक्टर है यूनिटी 1 है, 100 मल्टीप्लाई 1 100 किलोवाट। हम उसी ट्रांसफार्मर पर 100 किलोवाट लोड डाल सकते हैं जिसके लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होगा। दूसरे पासे हम अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं कि पावर फैक्टर जो लोड का है वो 0.5 लैगिंग है। हम अब कितना लोड पावर उसी ट्रांसफार्मर पर डाल सकेंगे, KW बराबर केवीए इंटू पावर फैक्टर 100 मल्टीप्लाई 0.5 कितना आ गया, 50 किलोवाट। वो ही ट्रांसफार्मर जो 100 केवीए का है उसका जो पावर फैक्टर लोड का 0.5 है, तो हम उस पर 50 किलोवाट लोड सिर्फ पा सकते हैं।
ऐसा इतना इम्पोर्टेंट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम लोग एक दो चीजें बरतते हैं कि एक तो कैपेसिटर जो होता है ना वो सिस्टम में लगा देते हैं, उससे पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। दूसरा, फैक्ट्री जो बड़ी फैक्ट्री है उसने जब अपना पावर फैक्टर इंक्रीज करना होता है तो वो लोग सिंक्रोनस मोटर लगा लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर से क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग में सेट कर देगी। ऐसे है, जब सिंक्रोनस मोटर चलेगी हम उसको लीडिंग पावर फैक्टर पर चलाएंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर जो सिस्टम में ज्वाइन करेगा तो वो लैगिंग पावर फैक्टर को बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्या होगा, जो पावर फैक्टर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 0.5 है लैगिंग, उससे जब लीडिंग पावर फैक्टर 0.3 0.4 0.5 लीड मिलेगा तो वो जो 0.5 लैग पावर फैक्टर है उससे 0.7 या 0.8 हो जाएगा। तो वो सेम जो ट्रांसफार्मर 100 kVA का जो पॉइंट पावर फैक्टर से 50 किलोवाट लोड दे रहा था हम लोगों को, वो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर हो जाए तो उस पर हम लोग 80 किलोवाट लोड लगा सकते हैं। इसलिए हमारा कहने का ये मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा उसका जो पावर फैक्टर है वो पावर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना पावर फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही ट्रांसफार्मर पर लोड हम लोग ज्यादा पा सकेंगे। इसके बाद हम स्लाइड जो आपके सामने चल रही है वो चल रही है कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के दो कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर है उनके कनेक्शन तो कभी स्टार स्टार भी होते हैं, कुछ कंपनी जो है वो स्टार स्टार कनेक्शन करती है और ज्यादा कंपनी जो है पावर ट्रांसफार्मर के डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करती है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमेशा स्टार कनेक्शन में रहता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा कंज्यूमर के प्रीमिसेस में लगाते हैं उसके कनेक्शन जो है वो डेल्टा स्टार होते हैं। जो 11 kV साइड है वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की है और जो सेकेंडरी साइड है उस पर स्टार कनेक्शन किए होते हैं। स्टार कनेक्शन से क्या होता है, क्योंकि हमारे को कंज्यूमर को दो प्रकार की वोल्टेज देनी होती है। एक तो 230 वोल्ट जो रेजिडेंशियल के लिए काम आती है, लाइट लोड के काम आती है, और दूसरी पावर लोड, जहां मोटर चलती है वहां पर 3 फेज कनेक्शन देना पड़ता है और उसको हमको 400 वोल्ट वोल्टेज जो देनी पड़ती है। वो जो जहां पावर लोड है वहां 3 फेज देंगे और वोल्टेज जो है वो 400 वोल्ट देनी पड़ेगी। और जहां रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ऑफिस है, वहां हमको 230 वोल्ट लाइट लोड के लिए वोल्टेज देनी पड़ेगी। इसलिए जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर जब स्टार कनेक्शन होते हैं तो वहां से न्यूट्रल पॉइंट निकल आता है। हम लोग जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग को सप्लाई देंगे तो एक फेज और एक न्यूट्रल देंगे और 230 वोल्ट सप्लाई चलेगी। जब हम लोग पावर लोड किसी फैक्ट्री को, किसी वर्कशॉप को देंगे तो उसको 3 फेज और 4 वायर यानी कि न्यूट्रल भी साथ देंगे। जब उसका लाइट लोड, पंखे वगैरह चलाने होंगे, लाइटें चलाने होगी तो वो एक फेज और न्यूट्रल से चलेगा और जो मोटर वगैरह चलानी होगी वो जो है 3 फेज से चलेगी। ऐसा आगे आगा जी हमारे पास लासो ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी, ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की लासो होती है और कोर आयरन लॉस एक ही बात है। आयरन लॉस हो या कोर लॉस, दूसरा क्या है कॉपर लॉस। पहला हम कोर लॉस, तो 2 प्रकार के कोर लॉस होते हैं, इसमें एक तो और दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस। इस लॉस को हम ट्रांसफार्मर से कम रखना होता है, क्योंकि जब लॉसेज ज्यादा होंगे ट्रांसफार्मर में तो ट्रांसफार्मर में बिजली ज्यादा खपत हो जाएगी जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। ट्रांसफार्मर में बिजली ज्यादा खपत हो जाएगी। हम ट्रांसफार्मर में फर्स्ट नंबर पर हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो मैं पहले भी आपसे बताया। हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है,
ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ना, उसमें जब हम सप्लाई देते हैं वाइंडिंग को, तो वो जो कोर है उसका मैग्नेट बन जाता है। वो मैग्नेट जो है, ये किसी भी जो मेटल है उसका एक स्वभाव होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें जो मैग्नेट बनेगा और उसको वो क्या करेगी, उसको जीरो करने की कोशिश उल्ट दिशा में करेगी। जिस जिस मेटल में जो कोर में जब मैग्नेट बनता है, तो वो उसको क्षेत्र में कोशिश करेगी उल्ट दिशा में कि इसको मैग्नेट को जीरो करना है। और जीरो करने में, मैग्नेट को जीरो करने में उसकी ऊर्जा खपत होती है, और वो ऊर्जा जब खपत होगी तो हमारे जो लॉसेज है बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो आयरन की बजाय, स्टील की बजाय सिलिकॉन स्टील की यूज करते हैं। जो अपने लोहे में 4% या 5% हम सिलिकॉन मेटल जो है वो उसमें मिला देते हैं, तो उससे वो सिलिकॉन स्टील बन जाती है। और सिलिकॉन स्टील जो है वो ये हिस्ट्रीसिस लॉस को कम करने के में सहाय होती है, उससे वो ऊर्जा जो है कम खपत करती है। और जो दूसरा लॉस है वो है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, व्हाट इज एडी करंट लॉस? एडी करंट लॉस क्या है? एडी करंट लॉस जो कोर होती है ना, वो जो सिलिकॉन स्टील या लोहे की बनी है, उसमें क्या होता है, जब हम वाइंडिंग कर देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, तो वो जो ठोस लोहा होगा ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें अल्टरनेटिंग करंट जो पास करेगा, और मैग्नेट बनने से वो कोर से अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा। वो जो करंट पास करेगा बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे क्या होता है, कोर जो लोहे की है वो गर्म हो जाती है, और लोहे की कोर जो है वो गर्म होने से वो वाइंडिंग को जला देगी। इसको टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस we use the lamination, we laminate the कोर को लेमिनेशन करना पड़ेगा। लेमिनेशन जो है 0.35 mm मोटी होगी, और उसको इंसुलेट करके एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। जितनी भी कोर मोटी थिक बनानी है उसको जोड़ के, उतनी ज्यादा लेमिनेशन को जोड़ के हम कोर बना देंगे। वो जब लेमिनेशन होगी तो उसमें बीच में जो मैग्नेटिक सर्किट है वो नहीं बनेगा, मैग्नेट सर्किट उसमें नहीं बनेगा, और मैग्नेट सर्किट ना बनने के कारण उसमें जो एडी करंट है वो नहीं चलेगा। एडी करंट बहुत कम चलेगा, जितनी वो अपने जो लेमिनेशन की मोटाई है उसमें ही चलेगा, पूरी ठोस कोर में नहीं चलता। ठोस कोर होगी तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी, और हीट से क्या होगा, कोर गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, वाइंडिंग जल जाएगी। जब हम उसको लेमिनेशन करते हैं तो एडी करंट लॉस कम हो जाता है, और एडी करंट लॉस कम होने से क्या होता है, उसमें हीट बहुत कम पैदा होती है, और जो ट्रांसफार्मर की लाइफ है वो बहुत, ये इसको अच्छे तरीके से चलाया जाए तो वो 50 साल 60 साल 100 साल तक भी चल सकता है। ये है जी ट्रांसफार्मर के लॉसेज। ये लॉसेज के बारे में हम आप लोगों को बता दिया है। आगे हम लोग आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं, इसके बारे में किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग हमारे को भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट रह गया है वो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ। सर स्टार हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। स्टार कनेक्शन के लिए न्यूट्रल आता है सर, डेल्टा कनेक्शन के लिए न्यूट्रल नहीं आता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल यही कहा सर ने। हाँ जी सर, बलवंत सर दस्यो जी स्टार एंड डेल्टा का। हाँ सर, स्टार कनेक्शन के लिए न्यूट्रल आता सर, ए न्यूट्रल बी एंड सी सर। डेल्टा कनेक्शन के लिए ए बी सी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। बलवंत सर अनम्यूट करियो जी अपने आप नु। बलवंत सर
बलवंत सर अनम्यूट करियो, माइक ऑफ होया जी, माइक ऑन करो बलवंत सर। हेलो सर। बलवंत सर सुन पा रहे हो? बलवंत सर अपने को अनम्यूट करियो जी। बलवंत सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ। सर, आपने पूछा है अभी मेरे को कि न्यूट्रल जो है वो डेल्टा से क्यों नहीं निकलता और स्टार में क्यों निकलता है। ऐसा। हाँ जी सर, ऐसे होता है जो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका ऐसा। जो उसमें 3 फेज होते हैं और हर एक फेज में दो टर्मिनल बाहर निकलेंगे और 3 फेजों के 6 टर्मिनल बाहर निकलेंगे, 6 टर्मिनल। तो तू तो कौन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो 6 टर्मिनल बाहर निकलेंगे ना, जब उसका डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा क्या होता है? त्रिकोण। वो जो 6 टर्मिनल है एक दूसरे से वो उनको जोड़ेंगे तो डेल्टा बन जाएगा, उससे स्टार पॉइंट निकलेगा ही नहीं। दूसरे पासे जो स्टार पॉइंट है ना, वो दूसरे पासे जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है ना, उसमें भी सेकेंडरी बाइंडिंग के 6 टर्मिनल बाहर निकलेंगे और 6 टर्मिनल से क्या करेंगे हम लोग? जो 3 टर्मिनल है उसको आपस में जोड़ देंगे और जो दूसरे 3 टर्मिनल है उसको बाहर निकाल देंगे। वो जो 3 फेज बन जाएंगे और जिसको हम जो दूसरे वाले 3 टर्मिनल आपस में तीनों को जोड़ दिया है, वो उनका स्टार पॉइंट बन जाएगा, स्टार पॉइंट। उसको ही हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। जो 3, आप दोबारा समझ लें कि सेकेंडरी बाइंडिंग में 6 टर्मिनल बाहर निकलेंगे और 6 टर्मिनल से क्या होगा कि 3 टर्मिनल आपस में जोड़ देंगे, प्राइमरी वाले या सेकेंडरी वाले कोई आपस में जोड़ दो, वो उसको जोड़ने से क्या होगा? स्टार पॉइंट बन जाएगा। वो ही जो स्टार पॉइंट है ना, वो ही न्यूट्रल है। और जो दूसरे वाले स्टार्टिंग वाले या एंड वाले 3 कनेक्शन बाहर निकलेंगे वो फेज होते हैं, वो 3 फेज हो गए और जो स्टार बना हुआ है वो न्यूट्रल बन जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा हुई है। ओके हाँ जी सर, थैंक्स सर। समझ गए आप लोग? हाँ सर। ओके हाँ जी, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो कर लो सर। थैंक्स सर। बलवंत सर सर इसमें तेल कौन सा यूज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तेल बारे दस दी, तेल केड़ा यूज करते जी? हाँ जी, तेल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? तेल जी। हाँ जी। हाँ जी, तेल सर ये जो तेल है ना ट्रांसफार्मर दे विच, ये मिनरल ऑयल है। मिनरल क्या होते हैं? खनिज तेल यानी कि कोई लोहा, कोई कोला, कोई जितने भी खनिज है ना, उनका जो तेल उनसे निकलेगा वो तेल हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं जी। बलवंत सर टाइम ओवर हो रहा है जी, मीटिंग का टाइम ते ओके सर, थैंक यू। हाँ ते ठीक है जी। जो कोई क्वेरी होगी जी तुसी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। सर